अच्छा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। कार्डोसो। हाँ देखो, नेक्स्ट जो थिंकर है ना उनका नाम है पॉल एम स्यूजी। ठीक है ना। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से डिपेंडेंसी के थिंकर हैं। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी याद करना है थिंकर के नाम, है ना, डिपेंडेंसी के। तो पॉल एम स्यूजी जो है ये भी डिपेंडेंसी के थिंकर है। अभी मैं पढ़ाई थी ना कि समीर अमीन भी मोनोपोली कैपिटलिज्म देते हैं। इन्होंने भी दिया, इन्होंने भी बुक लिखा। ये जो बुक लिखते हैं ना ये दो पर्सन मिलकर लिखते हैं, अकेला नहीं लिखते हैं। पॉल ब्रांड एंड पॉल ब्रांड और ये पॉल एम स्यूजी, ये दोनों मिलकर मोनोपोली कैपिटलिज्म लिखते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जो पॉल ब्रेन है, ठीक है ना, पॉल ब्रेन, ठीक है ना, पॉल ब्रेन के साथ मिलकर पॉल सूजी जो है ना मोनोपोली कैपिटलिज्म लिखते हैं। ठीक है, मोनोपोली कैपिटलिज्म बुक लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया। और एक बात देखो, एग्जाम में ऐसी भी क्वेश्चन आता है कि कौन से थिंकर जो है इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा फोकस किया, तो इनके बारे में पढ़ो। देखो ये जो है ना ये यहाँ से पढ़े, ठीक ना। पॉल सूजी वाज ए प्रोमिनेंट यूएस मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट and a leading figure of Marxian economic theory during the second half 20th century। सुनो, ये क्वेश्चन आता है कि मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी थिंकर कौन है या इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी थिंकर कौन है। ये भी एग्जाम में आता है कि इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी थिंकर कौन है। तो हो जाएगा पॉल एम सूजी। ओके, पॉल एम सूजी जो है ये इकोनॉमिक्स फील्ड से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये पॉल ब्रांड के साथ मिलकर मोनोपोली कैपिटलिज्म लिखते हैं। ओके, ये इसलिए लिखते हैं कि एक्सप्लोरिंग करने के लिए, पता करने के लिए कि हाउ, कैसे मोनोपोली पावर रीसेप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ग्लोबल इनइक्वालिटी। ये इस बात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे मोनोपोली पावर जो है वो रीसेप करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को ग्लोबल इनइक्वालिटी, मतलब जो वर्ल्ड में ग्लोबल इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी है। तो ये कैसे इनइक्वालिटी कैसे बन रहा है, कैसे इकोनॉमिक के थ्रू बन रहा है, कैसे रीसेप हो रहा है, कैसे कैपिटलिस्ट जो है ना वो कैसे इकोनॉमिक के थ्रू जो है ग्लोबल इकोनॉमिक इन ग्लोबल इकोनॉमिक को क्रिएट करते हैं। ये इस बात को जानना चाहते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है ना वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इसको रीसेप करते हैं। ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन से डिपेंडेंसी थिंकर है जो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से डिपेंडेंसी थ्योरी को स्टडी किए हैं, पॉल सूजी। क्योंकि हम लोग उतना देर से पढ़ रहे, कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं बोला है ना। इन्होंने यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड की ये इकोनॉमिक्स थिंकर भी है, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे और एक और बात ये है कि इन्फ्लुएंशियल in shape dependency theory which critiques the global capitalist system and highlight how developed nations exploit developing ones। ये क्या कर रहे हैं डिपेंडेंसी थ्योरी में, ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम है ना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे ये डेवलपिंग नेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर इनका जो बुक है पॉल सूजी का, तो पॉल सूजी का बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक फाउंडेशनल मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक टेक्स्ट है जिसपे एनालाइज किया गया है स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है ना, कि कैपिटलिज्म कैसे कैसे चेंज हुआ है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर सेट किया है इनइक्वालिटी का ग्लोबल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉल सूजी हो गए। ये आगे पॉल ब्रांड, पॉल ए ब्रांड। पॉल ए ब्रांड जो है ये भी मार्क्सिस्ट के ही थिंकर है। ठीक है ना, और ये भी डिपेंडेंसी की थ्योरी है। इनकी बुक का नाम देखो, पॉल ब्रांड। ये लोग अभी हम पढ़े ना, पॉल ब्रांड और तुम्हारे ये पॉल सूजी मिलकर लिखते हैं, दोनों ने ही मोनोपोली कैपिटलिज्म लिखा था। इनके बुक जो इंडिविजुअल इन्होंने जो बुक लिखा है ना वो है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। Dependency theory share many points earlier Marxist theory of imperialism by Rosa Luxemburg, Vladimir Lenin
मतलब ये लोग जो है ना इनसे ही इन्फ्लुएंस हुई है, जो एलियस थ्योरी से ही ये हुई है। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ना अपना जो पॉइंट शेयर करती है ना, बोली जो डिपेंडेंसी थ्योरी जो बहुत सारा जो पॉइंट अपना लेती है ना, ये अलियर मार्क्सिस से ही लेती है, ठीक है ना। जैसे इम्पीरियलिज्म थ्योरी से ली, जैसे रोजा लग्जमबर्ग से अपना बहुत सारा पॉइंट ली है, बहुत सारा पॉइंट व्लादिमीर लेनिन से ली है। हैज अट्रैक्टेड कंटिन्यू इंटरेस्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट, मतलब ये ब्रांड बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो अपना पॉइंट लाई है ना, ये अलियर मार्क्सिस्ट से ली है, अलियर मार्क्सिस्ट से ली है, ठीक है। अलियर के जो मार्क्सिस्ट है उससे ही इंस्पायर है, उससे ही ली है, लाइक इम्पीरियलिज्म, रोजा लग्जमबर्ग, लेनिन, इन सबों से। ये वाला देखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रोनाल्ड एच चिलकॉट। अब हमको तुम लोग बोली इतना सारा है ये डिपेंडेंसी की थिंकर। रैनल्ड एल्ड रैनल्ड एच चिलकॉट, इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। रोनाल्ड एड चिलकॉट जो है ना, ये डिपेंडेंसी के लिटरेचर की स्टडी करते हैं। देख लो ये मैंने उठा है, ये डिपेंडेंसी के लिटरेचर, ये डिपेंडेंसी लिटरेचर के टेंडेंसी की स्टडी करते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं 4 मेजर टेंडेंसी इन डिपेंडेंटी लिटरेचर, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी में जो जो थिंकर हैं, जो जो बुक लिखे हैं उसी बुक पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये एजी फ्रैंक की जो बुक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ अंडर डिप्लॉयमेंट थेसिस है एजी फ्रैंक का, उस पे ये स्टडी करते हैं या कॉन्सेप्ट। फिर डिप्लॉयमेंट, सॉरी डिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट थेसिस कार्डोसो का है, उस पे स्टडी करते हैं। कौन? चिलकॉट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चिलकॉट जो है ये डिपेंडेंसी लिटरेचर पे स्टडी करते हैं। तो पहले एजी फ्रैंक के डिप्लॉयमेंट ऑफ अंडर डिप्लॉयमेंट थेसिस पे स्टडी करते हैं, फिर कार्डोसो का जो डिपेंडेंट और अंडर डिप्लॉयमेंट थेसिस है उस पर स्टडी करते हैं, फिर दॉस संतानोस, दास संतानोस अभी हम लोग पढ़ेंगे। दास संतानोस जो है उनका जो न्यू डिपेंडेंसी थेसिस इन्होंने दिया था, दास संतानोस जो है इन्होंने न्यू डिपेंडेंसी थेसिस दिया था, उनका स्टडीज करते हैं। फिर इन्होंने जो पॉल ब्रान और पॉल स्यूजी जो है, पॉल ब्रान और पॉल सूजी क्या करते हैं, पॉल ब्रान और पॉल सूजी जो है ये इंपीरियलिज्म और डिपेंडेंसी को लिंक करते हैं, ठीक है, लिंक करके स्टडी करते हैं। तो उसका भी ये स्टडी करते हैं। कौन? चिलकॉट, रोनाल्ड एच चिलकॉट, ठीक है ना। एजी फ्रैंक, कार्डोसो, सांतोस एंड पॉल ब्रान एंड पॉली सूजी, इन सब का ये स्टडी करते हैं। तो ये इस तरह से डिपेंडेंसी थिंकर है। ये लास्ट है तुम्हारा दास संतानोस। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, न्यू कॉर्पोरेटिज्म, ठीक है ना। इन्होंने बोला न्यू कॉर्पोरेट सॉरी, मैं बोल रही हूँ ना इससे थोड़ा सा ये हो जाए। देखो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? संतानोस ने दिया था, ठीक है ना। दास संतानोस जो है, जो इन्होंने न्यू डिपेंडेंसी दिया, इसी को बोलते हैं न्यू कारपोरेटिज्म, ठीक है ना, न्यू कारपोरेटिज्म। तो इन्होंने बोला कि जो अब जो डिपेंडेंसी किया जा रहा है ना, अब बोल रहा है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद नया तरीके से डोमिनेशन किया जा रहा है, एमएनसी के थ्रू डोमिनेशन किया जा रहा है, डोमिनेशन। बोल रहे क्या, अब आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 फोके डोमिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना। अब जो डोमिनेशन किया जा रहा है ना, अब वो एमएनसी के थ्रू, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसी को ये न्यू कॉर्पोरेटिज्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बोले कि अब जो डोमिनेशन किया जा रहा है ना, अब जो डिपेंडेंसी किया जा रहा है ना, अब वो एमएनसी के थ्रू, जैसे इंडिया में आईबीएम में आया है, इंडिया में और भी बहुत सारी कंट्री है, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, ये सब एमएनसी है। तो इसके थ्रू जो है ना, अब जो है ना डिपेंडेंसी किया जा रहा है, जिसको न्यू डिपेंडेंसी बोला जाता है दास संतोष के अकॉर्डिंग। दॉस सेंटोसिस के अकॉर्डिंग अब जो न्यू डिपेंडेंसी है वो एमएनसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये आर्ग्यू करते हैं कि ऑल कंट्री खास कर ग्लोबल साउथ कंट्रीज में ये हो रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पावरफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस रिगार्ड ऑफ देयर डेवलपमेंट लेवल। ये जो पावरफुल एमएनसी है ना, अपना डेवलपमेंट करने के लिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है, कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी है।
तो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। डॉस संतानोस जो है ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अच्छे, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, प्लानिटरी सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, envision a global transformation where human society most move beyond capitalist exploitations toward collective sustainable development। बोला प्लानिटरी सिविलाइजेशन का मतलब है कि अब इंसान को क्या करना चाहिए, एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए बल्कि कैपिटलिस्ट के बियॉन्ड जाना चाहिए, कैपिटलिस्ट की सोच से आगे जाओ और कलेक्टिव हो जाओ, कलेक्टिव की तरफ बढ़ो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा न्यू डिपेंडेंसी के थिंकर कौन है, तो डॉस संतानोस। दूसरा क्वेश्चन है न्यू कॉर्पोरेटिज्म किसने दिया, डॉस संतानोस। प्लानिटरी प्लानिटरी सिविलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, डॉस संतानोस। बुक देख लो एक बार, Accumulations on World Scale समीर अमीन की बुक है। डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट बुक किसकी है, हेनरी क्यू कार्डोसो की है। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, अंडर गुंडर फ्रैंक यानी एजी फ्रैंक की है। मोनोपोली कैपिटलिज्म किसकी है, पॉल सूजी की है, ठीक है, पॉल सूजी की है। देखो आज का क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, आ जाओ। देखो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, पता है ये प्रॉब्लम सब जगह चल रहा है। मेरा फ्रेंड मेरे को बता रहा था कि वो दलबीर सिंह को पता, जानती हो ना दलबीर सर को, दलबीर सर भी क्लास तलबीर करवाते सर। हैं ना। हाँ, हाँ। तो वो बोल रहा था कि हमें ना हमने ये क्या नाम है, दलबीर सिंह का वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो बोला हर थोड़ा दिन बाद सर बोलते हैं ना कि क्लास नहीं हो पाएगा, कि है ना, तो ये है ना, इंटरनेट प्रॉब्लम है, अब आज का क्लास कर बारिश की लेंगे, वजह से आज का ऐसा क्लास। हो रहा होगा। हाँ, और इवन वो आज मेरे को फोटो भी भेजा दलबीर सिंह का, कि देख आज फिर रात में मेरे को बोला, रात फिर मेरे को सुबह में फोटो भेजा कि देख फिर आज साढ़े नौ क्लास, लोग 9:30 बजे से क्लास था, तो बोले कि देख फिर हमको है ना वो कॉमर्स का है मेरा फ्रेंड, तो बोला ना कि देख है ना फिर से ना सर है ना क्लास मेरे को दूसरा टाइम करवा दिए। वो पेपर 2 का क्लास करता सर का, तो बोला कि देख सर फिर है ना ये कर दिए, बोले क्लास कराते कम है लेकिन ज्यादा ना सर का, सर है ना दूसरा टाइम करवा देते, जैसे हम क्या कि वेट करते करते वो सर का दूसरा टाइम करवा देते हैं कि अभी नहीं कल। तो वो रात में मेरे को बोला और फिर मॉर्निंग में हुआ, तो सर मॉर्निंग में लिखे कि जो मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ है उसको रात में कराएंगे, रात में। तो वो मेरे को फोटो भेजा कि देख फिर सर लिख कर भेजे ना कि अभी क्लास नहीं होगा, रात में होगा। तो बोला हम लोग काम करने वाला आदमी, तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करेगी, इंटरनेट का बैरियर यही है कि मतलब एक लैट की वजह से भी थोड़ा हो जा रहा है। हम्म। वो बोला ना कि सर का भी यही प्रॉब्लम होता है, सर का भी लाइट चल जाता है, तो उनको फिर काची काची कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे हम बता रहे थे कि देखना मेरा क्लास होता है ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही वो बता रहा था कि देख तेरा तो छोटा सा है, तेरा तो कम स्टूडेंट है, सर का उतना सारा स्टूडेंट है, उसमें भी सर क्या होता है कि सर का इंटरनेट चला जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत देर वेट करेंगे, फिर सर का मैसेज आएगा, फिर कभी कभी तो सर क्लास ऑफ कर देते कि रहने दो, जैसे कल ही का बता रहा था कि कल क्लास कर रहे थे, चला गया, तो सर मैसेज करे कि अब रहने दो क्लास दूसरा दिन कराएंगे। तो क्या करोगे, यही बात है, तेरा तुम्हारा ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है ना, इसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डेवलप किसने किया था, किसने दिया था, याद कर लो, एमिनुअल वॉलस्ट्रीम, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को दिया किसने था, हम लोग क्या पढ़े, डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है ना। डिपेंडेंसी थ्योरी जो जो था कल हम लोग पढ़ के कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डेवलप किसने किया था, एमिनुअल वॉलस्ट्रीम, ठीक है ना, नाम क्या है, एमिनुअल वॉलस्ट्रीम। ओके, उसके बाद यहाँ पे सुनो कि ये आया कब था, ये इमर्ज कब हुआ था, सिर्फ यहाँ पे कम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, 1970s में आया था, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, रटो तुम लोग, अभी मैं पूछूंगी भी तुम लोग से। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डेवलप किसने किया था, लाया किसने था, एमेनुअल वॉलस्ट्रीम, ठीक है। कब आया था, आया कब था, तो 1970s में आया था, ओके, 1970s में आया था। किसको क्रिटिसाइज करने के लिए, ये भी थ्योरी मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करती है, बिल्कुल डिपेंडेंसी के जैसा। डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दोनों ही मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। क्यों क्रिटिसाइज करती है, वही बात कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने तो प्रेडिक्शन बोला था कि जितना भी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री आप लोग सेम रास्ता अपनाइए,
सिमिलर वे पे चलिए, जो डेवलप कंट्री कर रहा है, तो हमने तो वही रास्ता अपनाया, बट हम लोगों को कहाँ बेनिफिट हुआ, हम लोगों को कहाँ बेनिफिट हुआ, ये बल्कि जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री वो कहाँ डेवलप हुई, वो तो और एक्सप्लॉइट हुआ, उनका तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो इस वजह से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी क्रिटिसाइज करती है। हो गया। तीसरा तुमको याद करना है, तुमको बुक याद करना, वॉल स्ट्रीट का बुक का नाम है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जो कि 1976 की बुक है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज पढ़े। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया है, एमिनुअल वॉल स्ट्रीट। दूसरा क्वेश्चन कि ये कब आई थी, तो 1970s में आई थी। किसको क्रिटिसाइज करने के लिए, तो किसको क्रिटिसाइज करती है थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है। ओके। उसके बाद ये ये वॉल स्ट्रीट का बुक का नाम क्या है, तो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये बुक का डेट क्या है, 1976। ओके। उसके बाद देखो, जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना, वो किससे इंस्पायर हुई है, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेटेड, मतलब उसने अपना एलिमेंट कहाँ कहाँ से लिया है। एक तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी, अभी डिपेंडेंसी भी बताऊंगी, पहले देखो ये मार्क्सिज्म थ्योरी से इन्फ्लुएंस है, ये न्यू मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस है। कल मैं बताई थी कि न्यू कॉलोनियलिज्म से भी इन्फ्लुएंस है। तो ये सुनो, एक मैं बात बोल रही हूँ कि अब तुम बोलोगी कि है ना, कि एक मिनट यहाँ पे कॉलोनियलिज्म छोड़िए, COLONISM है, न्यू कॉलोनियलिज्म है। देखो, तो यहाँ पे मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म या न्यू कॉलोनियलिज्म हो, ठीक है ना। तो अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किस किस से इन्फ्लुएंस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस किस से इन्फ्लुएंस है, तो ये मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस है, ये न्यू मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस है, ये न्यू कॉलोनियलिज्म से भी इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और डिपेंडेंसी थ्योरी भी बिल्कुल सेम, वो भी मार्क्सिज्म थ्योरी से इन्फ्लुएंस है, वो भी न्यू मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस है, न्यू कॉलोनियलिज्म से भी इन्फ्लुएंस है। मैं एक बार मिटा के अच्छे से इसको लिख दे रही हूँ, रुक जाओ। ठीक है। तो अब अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी ऐसे ही लिखना। ए बाबा, ये हो नहीं रहा। ठीक है, तो मुंह से मैं बोल दी ना, तो रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, है ना, लिखा नहीं पा रहा थोड़ा सा। तो समझो कि ये किससे किससे इन्फ्लुएंस है, समझ में आ गया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोग बता पाओगी कि किस किस चीज से ये इन्फ्लुएंस हाँ है ना। देखो, हाँ क्योंकि एग्जाम में ना 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। एक बार मैं लिख भी देती हूँ, न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कल मैं लिखी थी, उसमें लिखी थी, ठीक है, न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना। तो देख लो, अगर डिपेंडेंसी थ्योरी आए या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आए, तो किस किस से ये इंस्पायर थी, है ना। इसने अपना एलिमेंट कहाँ से इनकॉर्पोरेट किया था, कहाँ से लिया था, तो मार्क्सिज्म हो, न्यू मार्क्सिज्म हो, न्यू कॉलोनियलिज्म हो, या इम्पेरियलिज्म हो, है ना, या इम्पेरियलिज्म हो, तो सब हो जाएगा। देखो, इम्पेरियलिज्म हो या न्यू कॉलोनियलिज्म हो या मार्क्सिज्म हो, ये सब एक ही बात बोलता है ना, ये सब एक ही बात बोलता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये लोग इन सब चीजों से इंस्पायर है, ये एक क्वेश्चन बन गया। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, तो वो डिपेंडेंसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुई थी, ठीक है ना। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्फ्लुएंस किससे हुई थी, उसको उसको इन्फ्लुएंस किससे मिला था, तो डिपेंडेंसी थ्योरी से, ठीक है ना। डिपेंडेंसी थ्योरी पहले आई, उसके बाद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई है। अच्छा, आई कहाँ थी डिपेंडेंसी थ्योरी, तो लैटिन अमेरिका में। कल तो ये मैं जब पढ़ा चुकी थी कि डिपेंडेंसी थ्योरी आई कहाँ से, आई कहाँ थी, है ना, डिपेंडेंसी थ्योरी कहाँ आई थी, तो लैटिन अमेरिका में आई थी 1960s में। 1950s में आई थी, और 1960s और 1970s में पॉपुलर हुई थी, कल मैं ये पढ़ा चुकी थी। तो अब तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ गया एग्जाम में कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा इमेनुअल वॉल स्ट्रीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये इसकी बुक का नाम, कि वॉल स्ट्रीट का बुक क्या है, तो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, कब की है, 1976 की है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, यस, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, उसने जो अपना एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया है, कौन कौन से फील्ड से वो अपना एलिमेंट लिया है, तो मार्क्सिज्म हो गया, न्यू मार्क्सिज्म हो गया, न्यू कॉलोनियलिज्म भी हो जाएगा, इंपीरियलिज्म भी हो जाएगा। ओके। अब बिल्कुल यही डिपेंडेंसी भी हो जाएगा। अब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्फ्लुएंस किससे है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस है। ओके।
वो पेज क्लियर हो गया ना? वो पेज मुझे बताओ पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे एक हो गया ना। अब तुम लोग एक मेरे बात सुनो, हम लोग जब डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़े, जब हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़े, ठीक है, जब हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़े तो वहां पे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग वहां पढ़े कोड के बारे में। ठीक है, हम लोग वहां पढ़े कोड के बारे में और एक पढ़े पेरीफेरी के बारे में। ठीक है, ये बात पता है ना तुम लोग को कि हम लोग कल जो पढ़े सिर्फ दो ही चीज के बारे में पढ़े थे, पेरीफेरी के बारे में पढ़े थे और कोर के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, कोर के बारे में पढ़े थे कि कोर जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज डेवलप कंट्रीज है, और जो तुम्हारा पेरीफेरी कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज हो जाएगा या अंडर डेवलप कंट्रीज इसके अंदर आ जाएगी। ठीक ना, कल हम लोग ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये रट लेना है, जो इमिनुअल वॉलस्टीन है, ठीक है ना, जो इमिनुअल वॉलस्टीन है, एमिनुअल वॉलस्टीन है, इन्होंने दिया था, क्या दिया था, गिव द आइडिया ऑफ ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में एक आइडिया दिया था, तीन आइडिया दिया था। इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए तीन आइडिया दिया था, थ्री आइडिया। देख लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए थ्री आइडिया किसने दिया, या सेमी पेरिफेरी का आइडिया किसने दिया, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो जो एम्यून वॉलस्टीन है, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के आइडिया में इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो तीन आइडिया पर बेस्ड है। ठीक है ना, वो तीन आइडिया कंप्राइजिंग थ्री थ्री कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ द कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी। देख लो, इन्होंने तो डिपेंडेंसी से पेरीफेरी लिया और कोर लिया, और सेमी पेरीफेरी खुद का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, सेमी पेरीफेरी एमएन वॉलस्टीन अपना खुद का देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम काम करती है ना, वो तीन आइडिया पे काम करती है, ना कि दो, तीन रिंग पे चलती है, तीन रिंग, कॉर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी। रेड में लिखा हुआ है, तुम लोगों को याद करना है। एनुअल वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए तीन आइडिया दिया है, तीन आइडिया या थ्री रिंग्स बताते हैं, जो भी तुमको जैसे याद करना कर लो। इन्होंने कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी के बारे में बात किया। बाकी जो ब्लैक में लिखा वो याद नहीं करना है, उसको सिर्फ समझ लो। ठीक है ना, जो रटना है, जिसको रटना है कोर, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी, वो रेड है। ठीक है ना, और रेड पेन से लिखा हुआ। अब फीचर्स देखते कि फीचर्स क्या क्या है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक्चुअली बोलते क्या, वॉलस्टीन बोलते क्या है, वॉलस्टीन की जो थ्योरी है इज ए डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब ये डिस्क्राइब भी करते हैं और प्रिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है ना, इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। बोले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो वर्ल्ड सिस्टम के फॉर्म में है। ठीक ना, एक वर्ल्ड सिस्टम के फॉर्म में है, और वो प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज इट सजेस्ट टू शिफ्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म। अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन वी हैव ओनली टू चॉइस, इधर सोशलिज्म या बार्बेनिज्म। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे कि जो अभी तुम्हारा एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप सबसे अच्छा सोशलिज्म को चूज कर लीजिए। ठीक है ना, ये याद करने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रहेगा मैं उसको समझाऊंगा उनको बच्चे से। ठीक है ना, according to Wallerstein, capitalism has become a world system। बोला जो कैपिटलिज्म है ना, जो वो वर्ल्ड सिस्टम बन गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इट मींस एक्सपेंडेड थ्रू द ग्लोबल, ये पूरा ग्लोबल पूरा वर्ल्ड में फैल गया है। कैसे फैला, expansion of capitalism has a link country of the world with each other। बोले इसने क्या किया, कैपिटलिज्म ने अपने एक्सपेंशन को बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया, एक कंट्री दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री से अपने लिंक को क्या किया, इसने बढ़ा लिया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बोल रहा है ना, देखो एनुअल वॉलस्टीन बोल रहे हैं कि जो ये जो वर्ल्ड है ना वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। कैपिटलिज्म ने क्या किया, अपने आप को पूरे वर्ल्ड में फैला लिया अपने आप को। कैपिटलिज्म ने अपना लिंक को ना पूरे वर्ल्ड में फैला लिया है, जोड़ लिया एक दूसरे से, अपने आप को जोड़ लिया है, और उस पूरे वर्ल्ड को ना इसने थ्री कैटेगरी में बांट दिया है। मतलब यहाँ पे वॉलस्टीन बोल रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का आइडिया है। ठीक है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का आइडिया है। ठीक है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का आइडिया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि
पूरा कैपिटलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, एक दूसरे से जुड़ गया है। और इसी को ये क्या करते हैं, समझाने के लिए 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है ना। पहले हम डिफिनेशन बता देंगे, उसके बाद इनको बताएंगे वर्ल्ड सिस्टम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। देखो इनके अकॉर्डिंग, ऐसे भी थोड़ा बंद कर देना दरवाजा, इधर डिस्टर्बेंस हो रहा। अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक ना। बार वॉल स्ट्रीट यही बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम ये बोले, बार बार वर्ल्ड का यूज करे, देख लो ये बोले वर्ल्ड इकोनॉमिक, वर्ल्ड सिस्टम। इकोनॉमिक ने, कैपिटलिज्म ने क्या किया है, अपने आप को पूरा वर्ल्ड से जोड़ लिया है और हर एक से लिंक कर लिया, हर एक कंट्री से अपने आप को लिंक कर लिया है। तो यहाँ पे वॉल स्ट्रीट बोले कि जो वर्ल्ड सिस्टम है ना, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो एक कैटेगरी उसका नाम है कॉर, दूसरा कैटेगरी का नाम है सेमी पेरीफेरी, तीसरा कैटेगरी का नाम है पेरीफेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन समझो, फिर दूसरे पेज में लोग नक्शा से समझेंगे। देखो ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा कोर कंट्रीज जो है ना, कोर कंट्रीज, ठीक है ना, जो कोर कंट्रीज होते हैं ना, आर द वेल्दी, ये वेल्दी है, ये अमीर कंट्रीज है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होते हैं, डोमिनेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है ना। ये पूरे ये पूरे वर्ल्ड को क्या करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना। They have dominated capitalist countries that exploited periphery countries for a labor and raw materials. Examples of core countries includes United States, Western Europe and Japan. देखो क्या बोल रहा, वही वाला कल वाला डेफिनेशन, कि जो कोर कंट्री है ना, पेरीफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जो कोर कंट्री है ना, ये एक कंट्री को एक्सप्लॉइट नहीं करती है, ये दो को करती है। ये सेमी पेरीफेरी को भी कर रही है और कोर को भी कर रही है, ये पेरीफेरी को भी कर रही है। ये दोनों को एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है ना, ये दोनों को कर रही है। इसको भी एक्सप्लॉइट कर रही है, इसको भी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही है और सेमी पेरीफेरी को भी एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है ना। जो कोर कंट्री है ना, ये दोनों को ही एक्सप्लॉइट कर रही है, ये बात माइंड में रखना। ये दोनों को ही एक्सप्लॉइट कर रही है, ओके। कोर कंट्रीज क्या कर रही है, दोनों को ही एक्सप्लॉइट कर रही है। कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है, देखो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज के अंदर आती है, यहाँ से आकर जो लेबर है, जो चीप लेबर होते हैं, सस्ते दामों में लेबर ले जाती है, चीप दामों में रॉ मटेरियल ले जाती है, अपने कंट्री में ले गई। फिर पेरीफेरी कंट्रीज भी इसे उसी तरह करती है, आती है, चीप लेबर रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, वो ले जाती है। और अपने घर में क्या करती है, अपने कंट्रीज में मैन्युफैक्चर्स करती है, उसी गुड्स का, उसी लेबर का यूज करके मैन्युफैक्चर्स करती है। जब गुड्स प्रिपेयर हो जाते हैं ना, उसी गुड्स को लाकर सेमी पेरीफेरी कंट्रीज और पेरीफेरी कंट्रीज में लाके बेच देती है, ठीक है। जब वो बेचती है ना, तो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज एंड पेरीफेरी कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा लेबर, मेरा रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, मेरा मेहनत लग रहा है, एक तरह से मैं लेबर दे रहा हूँ ना, है ना। तो आप प्रॉफिट बराबर बराबर कीजिए, ठीक है ना। आप ना उसको सस्ते, मतलब हाई प्राइस में मत मुझे, हम लोगों को बेचिए, आप एक लिमिट में बेचिए, है ना। हाई प्राइस में ना बेचे, लेकिन वो लोग क्या करो, खूब हाई दाम में बेचना पड़ता है, सेमी पेरीफेरी कंट्री से पेरीफेरी को लेना पड़ता है, क्योंकि उनको जरूरत है उन सब चीजों का, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कोर कंट्री का नेचर समझ में आया, कोर कंट्रीज क्या करती है, कोर कंट्रीज का नेचर समझो। कोर कंट्री वेल्दी होती है, इंडस्ट्रियलाइज होती है, डोमिनेटेड होती है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक पे डोमिनेट कर रही है। ये एक्सप्लॉइट करती है, किसको एक्सप्लॉइट करती है, पेरीफेरी कंट्रीज को और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज को, ठीक है। लेकिन कैसे एक्सप्लॉइट करती है भाई, तो रॉ मटेरियल्स ले जाती है, चीप लेबर ले जाती है ना, और अपने कंट्रीज में बनाती है और फिर इनको रिटर्न में वापस करके बेचती है इन्हीं को। तो इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, कौन कर रहा, कोर कंट्रीज। अब सेमी पेरीफेरी के बारे में हम समझेंगे। देखो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज के अंदर जो आएगा ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज आएगा। डेवलपिंग, जो डेवलप हो रहा है, जैसे इंडिया, ब्राजील, चाइना, ये लोग क्या है, डेवलप हो रहा है। डेवलपिंग का मतलब जो डेवलप हो रहा है। तो बोल रहा है कि जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज है ना, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज के अंदर जो कंट्री आएंगे, ये डेवलपिंग हो रहे हैं। दिस नेशन आर इन बिटवीन
द कोर एंड पेरीफेरी ऑफन experiencing moderate level of development. Example of semi-periphery countries include Brazil, China, India. देखो एक और बात समझो, ये जो सेमी पेरीफेरी है ना, ये भी एक्सप्लॉइट करती है। ये किसको एक्सप्लॉइट कर रही है? तो सिर्फ पेरीफेरी को एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। ये इसको एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है ना। तो यानी पेरीफेरी को दो कंट्री एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक तो तुमको ये भी कर रहा, मतलब एक तो सेमी पेरीफेरी भी कर रहे हैं और एक तुम्हारा कोर भी कर रहा है, ठीक है। पेरीफेरी कंट्रीज को दो, यानी सेमी पेरीफेरी कंट्रीज भी एक्सप्लॉइट कर रही है और कोर कंट्रीज भी कर रहा है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, पेरीफेरी कंट्रीज अंडर डेवलप, एकदम गरीब कंट्रीज है ये लेस डेवलपमेंट कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से समझना कि जो सेमी पेरीफेरी कंट्री है ना, वो एक्सप्लॉइट होती भी है, वो कोर कंट्री से एक्सप्लॉइट होती है और एक्सप्लॉइट करती भी है। तो किसको एक्सप्लॉइट करती है? तो पेरीफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है। तो क्या करती है सेमी पेरीफेरी कंट्रीज? सेमी पेरीफेरी कंट्रीज क्या करती है पता है? उसी तरह जिस तरह से कोर आके यहाँ से क्या करती है, चीप दामों में क्या करती है, रॉ मटेरियल्स ले जाती है, यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले जाती है, लेबर ले जाती है और हाई प्राइस में इसको बेचती है। तो इनको भी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा, ठीक ना। तो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज भी एक्सप्लॉयटेशन करती है और होती भी है। तो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कौन करता है? तो कोर करता है, ओके। लेकिन ये किसको एक्सप्लॉइट करती है? तो पेरिफेरी कंट्रीज को करती है। अब बचा पेरिफेरी कंट्रीज। तो पेरिफेरी कंट्रीज कौन होते हैं? जो दम लेस डेवलप कंट्रीज होते हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, ठीक है ना। देखो कोर कंट्री जो होता है वो डेवलप्ड होता है, एक मिनट में लिख के दिखा दे रही हूँ। ये डेवलप्ड होते हैं, ये हो चुके डेवलप, ठीक है, ये एडवांस होते हैं। डेवलपिंग जो डेवलप हो रहे हैं, ओके, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग डेवलप हो रहे हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा पेरिफेरल कंट्रीज है, ये अंडर डेवलप है, अंडर डेवलप। अंडर डेवलप किसको बोलते हैं? जो लेस डेवलप्ड होते हैं, जो लेस डेवलप्ड होते हैं। अंडर डेवलप को किसको बोलते हैं? जो लेस डेवलप। जैसे तुम्हें आज का डेट में एग्जांपल ले सकती हो, नेपाल का, वो लेस डेवलप है, बांग्लादेश का, वो लोग लेस डेवलप कंट्रीज है, ठीक है ना। तो एशिया अफ्रीका, ये सब अफ्रीका लैटिन अमेरिका, ये सब लेस डेवलपमेंट कंट्री है। These are less developed countries that primarily export raw material, agriculture. These countries, example of पेरीफेरी कंट्रीज में इंक्लूड है मेनी कंट्रीज, जैसे अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। देखो जो पेरीफेरी कंट्रीज है ना, ये इसको दो आदमी एक्सप्लॉइट करता है, इसको सेमी पेरीफेरी भी एक्सप्लॉइट कर रहा है और इसको कोर कंट्री भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो अपना रॉ मटेरियल्स और लेबर जो है ना, ये दोनों को देती है। ये सेमी पेरीफेरी को भी देती है और कोर को भी देती है। ये डिफिनेशन है, ये याद करने का नहीं है लेकिन समझने का है। ये वाला समझ लो एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे पिक्चर से समझ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो, the theory posed that core country exploited periphery countries for a labor and raw materials, reinforce their own domination। बोला कि जो core countries है ना, वो क्या करती है? रॉ मटेरियल्स लेकर, लेबर लेकर डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर देती है। कैसे डोमिनेशन स्टैब्लिश करती है? वो और अमीर होते जा रही है ना, क्योंकि वो कम दामों में क्या कर रही है, पेरीफेरी कंट्रीज से रॉ मटेरियल्स लेबर ले ले रही है ना, कम दामों में, और लेके और प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका डोमिनेशन और बढ़ गया। अब सेमी पेरिफेरी कंट्रीज क्या कर रही है? सेमी पेरिफेरी कंट्रीज ऑफन सर्व एज ए बफर जोन। ये बिल्कुल बफर जोन के जैसा होती है, बीचम बीच में होती है। ये मिक्स काम करती है, बोथ, मिक्स ऑफ बोथ कोर एंड पेरिफेरी के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसके अंदर दोनों चीजें, ये डेवलपिंग हो रही है ना, ये डेवलपिंग हो रही है। तो जैसे यहाँ पे स्टोरी देखो, देखो जो कोर है वो रेड है, यहाँ पे पहले नक्शा समझो। कोर जो है वो रेड है, ग्रीन जो है वो पेरीफेरी है, ब्लू जो है वो तुम्हारा सेमी पेरीफेरी है। तो पहले हम कोर को समझेंगे। देखो कोर क्या कर रहा, पहले हम पेरीफेरी को समझेंगे। देखो पेरीफेरी क्या कर रहा, पेरीफेरी जो है ना, बोला कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ चीफ लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यही है, बोला वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बिल्कुल ऐसे ही जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना।
वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है? तो इस तरह से बिल्कुल पिक्चर जैसा जुड़ा हुआ है। देखो कैसे बोला कि जो पेरीफेरी कंट्रीज है ना, वो अपना चीप लेबर, जिधर एरो गया होना उधर देना, ठीक ना, दे रहा। तो ये अपना चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स किसको दे रहा? कोर को। और किसको दे रहा? सेमी पेरीफेरी को। देख लो, जो ग्रीन है वो दे रहा, तो पेरीफेरी कंट्रीज अपना रॉ मटेरियल्स चीप लेबर दे रहा किसको? ब्लू को और रेड को दे रहा। ब्लू कौन है? सेमी पेरीफेरी, और रेड कौन है? कोर है। समझना अच्छा से, ठीक है, हो गया, ये बेचारा दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब कोर का कहानी सुनो, कोर क्या कर रहा। अब कोर ना दोनों से लेगा, देखो इससे तो ले लिया, ग्रीन से तो ले लिया, अब कोर ब्लू से भी लेता है। देखो ब्लू भी इसको दे रहा, ब्लू ब्लू भी इसको देता है तुमको, वही चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। तो कोर दोनों से लिया, कोर ग्रीन से भी लिया चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स, और कोर ब्लू से भी लिया सेमी पेरीफेरी से भी लिया। अब देखो, अब इसको एक्सप्लॉइट कौन कौन कर रहा? पेरीफेरी बेचारा को एक्सप्लॉइट कौन कौन कर रहा? देखो क्या कर रहा, कोर कंट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग गुड तैयार हुआ, तो देखो इसको हाई प्रॉफिट कंजम्पशन गुड्स, हाई प्राइस में इसको बेच रहा। किसको बेच रहा? तुमको पेरीफेरी कंट्रीज को बेच रहा, और रेड जो देखो रेड वाला है ना, और सेमी पेरीफेरी को बेच रहा, ठीक ना। तो कोर कंट्री सेमी पेरीफेरी को एक्सप्लॉइट कर रहा और पेरीफेरी को भी एक्सप्लॉइट कर रहा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ब्लू वाला ये क्या कर रहा, जब ये भी क्या किया, इससे भी ये तो इसको भी दिया था लेबर है ना, ग्रीन वाला, छोटा ग्रीन देखो सेमी पेरीफेरी में आया, तो वो चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स ब्लू को भी दिया था, ठीक है ना। तो ये ब्लू ने भी क्या किया, अपना गुड्स को प्रिपेयर करके, देखो ब्लू फिर इसको रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा, तो हाई प्राइस में रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो बोला इस तरह से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये इसको वो इसको, ये इसको वो इसको दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे तुम्हारा वॉल स्ट्रीट क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट, कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या इससे हो रहा, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ये बिल्कुल इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक ना। एक तरीके से ये लेबर को डिवाइड कर रही है। वॉल स्ट्रीट बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये क्या कर रही है, लेबर का डिवीजन कर रही है एक तरीके से, तुम देखो तो, ठीक है। अच्छा तुम लोग से मैं एक बार क्वेश्चन पूछे, तुम लोग मुझे बताना। देखो कोर कंट्री कौन है, बताओ तो पहले मुझे, कोर कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप। सेमी पेरीफेरी कौन है? डेवलपिंग अंडर कंट्रीज, डेवलप्ड, नहीं, डेवलपिंग डेवलपिंग, कंट्रीज, अंडर डेवलप कौन बोला? डेवलपिंग, सेमी पेरीफेरी। अब पेरीफेरी कौन है? वो होगा अंडर सब अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड, अंडर डेवलप। देखो ये 100% है, ये 50% है, और ये 0% है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। अब मेरा अंदर क्वेश्चन बताना तुम लोग। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी, पहले मैं पढ़ा ली थी, उसके बाद में क्वेश्चन लाई भी हूँ और क्वेश्चन पूछूंगी भी। ये वाला बताओ पहले तुम लोग को, वर्ल्ड। सुनिए ना दीदी, एक बार और बता दीजिए। जैसे कोर तो डेवलप्ड हो गया, हाँ पेरीफेरी हो बोलो। गया, पेरीफेरी हो हाँ, गया डेवलपिंग, है ना? नहीं पेरीफेरी हो गया अंडर डेवलपिंग, अच्छा, पेरीफेरी गरीब। सेमी वो पेरीफेरी जो है ना, सेमी पेरीफेरी, वो दोनों का मिक्सचर है। सेमी का मतलब मिक्सचर होता है डेवलपिंग ना है। सिक्मा, तो हाँ दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये सेमी पेरीफेरी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप हो रहा। देखो इन्होंने, देखो डिपेंडेंसी ने सिर्फ कोर और पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन वॉलेस्टीन जो है ना, इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया, इन्होंने सेमी पेरीफेरी का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, एक बीच में भी होता है जो कि सेमी पेरीफेरी होता है, जो कि डेवलप होता, ये एक्सप्लॉइट होता भी है और एक्सप्लॉइट करता भी है, तो वो है सेमी पेरीफेरी। सेमी का मतलब दोनों, सेमी का मतलब होता है दो फीचर, मतलब इसके अंदर डेवलप वाला भी फीचर है और इसके अंदर डेवलपिंग वाला भी फीचर है। तो ये डेवलप, ये को एक्सप्लॉइट कर भी रहा और ये एक्सप्लॉइट हो भी रहा। एक्सप्लॉइट किसको कर रहा? तो पेरीफेरी को, और एक्सप्लॉइट हो किससे रहा? तो कोर से, ठीक है। एक बार बोलो कि मैं आज समझा दूं, तो मैं समझा दे रही हूँ, बोलो समझ में आया नहीं तो मैं समझा दूंगी। हाँ समझ गया। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक में आती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा मार्क्सिस्ट का ही है, लेकिन ये दूसरा इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है, ठीक है ना। मिलीबैंड पुलटास डिबेट, ठीक है ना, मिलीबैंड पुलटास डिबेट, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अपने तरफ से कोई टॉपिक नहीं ली, ये भी मार्क्सिज्म का ही पार्ट है। देखो मैं इसको ना ट्रिक से याद कराती हूँ, इवन ना कि जब तुम्हारा एमपीपीएससी में इसी का क्वेश्चन देखी मैं, नेट पे तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। एमपीपीएससी से भी नहीं, एमपीपीएससी ने राजस्थान पीएससी में मेरे को एक क्वेश्चन देखी, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व की पता है, मैं इसका ट्रिक याद करती हूँ। देखो आईएम और पीएस, और यही हम आरसी को भी बोलते हैं याद करने के लिए, ठीक है, पीएस।
आई का मतलब होगा तुम्हारा, आई का मतलब होगा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पहले ये वाला याद करो। आई का मतलब होगा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एम का मतलब होगा तुम्हारा मिली बैंड, यानी मिली बैंड किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटल व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म को। समझ में आया? आई एम, आई से हो गया तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एम से हो गया मिली बैंड, ठीक है, मिली बैंड। अब सुनो, पी से हो गया तुम्हारा पुलटास, पी से हो गया पुलटास, एस से हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एमपीपीएससी में वो क्वेश्चन, एमपी ने राजस्थान पीएससी में क्वेश्चन देखे, इसमें से कौन सा थिंकर है जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू, सॉरी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म को सपोर्ट करता है। नेट में तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मैं अभी राजस्थान पे ऐसी क्वेश्चन देखे तो इसे पे बता रही हूँ मैं कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म को कौन सपोर्ट करता है, क्वेश्चन था। तो तुम भूल जाओगे, मुझे पता है तुम पढ़ो अभी भूल जाओगे, लेकिन आई एम मेरे दिमाग में डायरेक्ट आया कि आई एम, तो मैं आई से दिमाग लगाई कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एम से हो गया मिली बैंड, तो मैंने मार दिया मिली बैंड, तो मेरा आंसर भी सही हो गया। देखो, कोई कितना भी पढ़ ले ना, कितना भी रट ले, लेकिन वो उसको हमेशा याद नहीं रहने वाला, तो वो भूल जाओगे मिली बैंड क्या होगा, मिली बैंड किसको सपोर्ट करता था, प्लूटार्च किसको सपोर्ट करता था, माइंड से निकल जाएगा। तो बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट याद करो, आई एम पी एस। आई एम मतलब क्या होगा भाई? आई हो जाएगा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एम से हो जाएगा तुम्हारा मिली बैंड। आई से यानी मिली बैंड किसको सपोर्ट कर रहा? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म को, ठीक है। और पी से पोलोटास है ना, पी से पोलोटास, तो पोलोटास किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म को, स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म को, या स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को। अब समझ में आया? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, अभी पूछ रही हूँ, बताना तुम्हें सबको, चारों का चारों, तीन का तीन, सॉरी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म को कौन सपोर्ट करता है? बताओ। मिलीबंद, मिली बैंड। मिली बैंड। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म को कौन सपोर्ट करता है? पोलटास, प्लंटासा। पूरा टास्क। तो बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, आई एम पी एस, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अभी मैं प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लाऊंगी तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। मैं आरसी को प्रीवियस ईयर में कराई भी हूँ, इवन अभी तुम लोग करोगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसमें तो आएगा ही, देखना तुम लोग। देखो, मिलीबैंड पोलोटास डिबेट है, ठीक है ना। ये डिबेट क्या है? बोले ये एक इज ए सिग्निफिकेंट डिस्कशन विद इन, ये मैं जब अन अकेडमी में थी तो हम लोगों को ये सुप्रीत मैम भी पढ़ाई थी, बट हमको नहीं समझ में आया था ये कुछ भी, और मैम समझाई भी थी और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था ये वाला से, ठीक है। तो मैम कुछ मतलब आयर में ही समझाई थी, कुछ समझ में मुझे आया नहीं था, तो इस वजह से मैं इसको बुक से पढ़ी हूँ, तो इसको मैं अपने ढंग से ही बनाई हूँ आंसर, अपने तरीके से इसका ये बताई हूँ। तो इसलिए मैं इसका एक ऐसे ट्रिक की हूँ याद करने के लिए, ठीक है। मिलीबैंड प्लोटास डिबेट जो है ये एक सिग्निफिकेंट डिस्कशन है मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर, है ना। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर मिलीबैंड प्लोटास डिबेट है। ये लोग क्या करते हैं, मार्क्सिस्ट को ही लेके, मार्क्सिस्ट थ्योरी को लेकर डिबेट करते हैं। मिलीबैंड अपना व्यू रखते हैं, प्लोटास अपना व्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसका फोकस क्या था, फोकस ऑन द नेचर एंड द रोल ऑफ द स्टेट। दोनों का लड़ाई किस बात पे हो रहा था कि स्टेट का रोल क्या होगा। मिली बैंड अपना रोल बता रहा था कि स्टेट का ये रोल होगा, प्रोटास अपना बता रहा था कि नहीं स्टेट का रोल ये होगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये बोला कि ये लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर ही मिली बैंड प्रोटास दोनों लड़ाई करते हैं, ठीक है ना, मतलब डिबेट करते हैं। तो प्रोटास अपना व्यू दे एक सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, कि स्टेट का रोल क्या होगा। मिली बैंड बोलते हैं कि क्या होगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर स्टेट का रोल। तो यही दोनों के बीच में डिबेट होता है। ये जो डिबेट है ये 1960s और 1970s में आया था। इसे इसे न्यू लेफ्ट रिव्यू भी बोल सकते हैं, इसके इस डिबेट को न्यू लेफ्ट रिव्यू में रखा गया। अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि डिबेट, मिलीबैंड प्रोलेटार डिबेट, ये अभी तक आया नहीं है बट इस बुक में लिखा हुआ है कि इसका फ्यूचर है कि ये न्यू लेफ्ट रिव्यू है, ये न्यू लेफ्ट रिव्यू है, ठीक है ना, इसका फ्यूचर है। जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी मैं बताई कि एक नेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिस्ट है। अभी और भी क्वेश्चन आया मैं बताऊंगी, ठीक है ना। देखो मिलीबैंड क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म यानी रैल्फ मिलीबैंड, इसका पूरा नाम है रैल्फ मिलीबैंड, ठीक है ना, रैल्फ मिलीबैंड, ठीक है। तो मिलीबैंड आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म
कि जो स्टेट है ना वो रूलिंग क्लास, वो इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग क्लास का। जो रूलिंग क्लास है ना उसका इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है। ओके, ये बिलीव करते हैं। कौन बिलीव कर रहे हैं? मिलीबैंड। अच्छा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा व्यू जो है ये बिलीव करता है कि स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट है। तो मिलीबैंड या इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। ही बिलीव दैट द स्टेट सर्व, देखो स्टेट सर्व कर रहा द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास डायरेक्टली थ्रू द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द स्टेट एप्रोवेट्स हु आर अलाइंग विद द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। बोला कि जो स्टेट है ना वो बिल्कुल सर्व करता है नौकर की जैसा। सर्व, अजय सर्व कौन करता है? सुनो, अगर हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहां पे एक ये होता है ना, तुम्हारा क्या नाम है, वेटर, जो कि सर्व करता है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सुनो भाई, मिलीबैंड बोल रहे हैं, मिलीबैंड यानी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि जो स्टेट है ना वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बिल्कुल रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। वो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सर्व करता है। जो कैपिटलिस्ट क्लास को चाहिए वो वही सर्व करता है, ठीक है ना। जैसे मैं गई रेस्टोरेंट में, ठीक है, मुझे चाहिए बिरयानी, तो मैं बोलूंगी कि वेटर को कि आप मेरे बिरयानी ला के दीजिए, तो वेटर मुझे मेरे अकॉर्डिंग, वो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, क्यों? क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग ला के खाना सर्व कर रहा है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग ला के खाना, तो वो मेरा सर्वेंट हुआ, है ना। तो उसी तरह इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है कि जो स्टेट है ना वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सर्वेंट के जैसा काम करता है और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बिल्कुल सर्वेंट के जैसा, क्योंकि वो सर्व कर रहा ना, वो सर्व कर रहा, वो भी किसके इंटरेस्ट? कैपिटलिस्ट क्लास का इंटरेस्ट को सर्व कर रहा। कैपिटलिस्ट क्लास जो बोला था, अब तुम्हें ना वो वाला एग्जांपल लो कि तुम गई हो रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट गई हो, तुम वेटर को बोल रही हो कि वेटर खाना लाओ, तो तुम्हारा वेटर क्या हुआ? नौकर हुआ ना। तुम नहीं बोलती हो, मोरालिटी अंदर होता है, लेकिन तुम देखोगे तो वही होगा। वो तो नौकरी हुआ एक तरीका से, है ना, वो तो नौकर ही हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म वो क्या बोलता है? स्टेट एक नौकर है, बिल्कुल यही बात बोल रहा है कि स्टेट का रोल क्या है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में? बिल्कुल नौकर के जैसा, बिल्कुल स्टेट सर्व करता है। वो भी किसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा? बिल्कुल कैपिटलिस्ट क्लास। तो अगर हम लोग जाए रेस्टोरेंट में खाना अच्छा, खाते हैं, अभी अभी जो चल रहा है तो हम लोग के कंट्री में ये तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सिस्टम चल रहा है ना, जैसे हम्म, बिरला, हम्म, अंबानी, यही लोग का सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रही है, अच्छा पकड़ी। अभी जैसे अगर हम बोले कि अंबानी और तुम्हारा ये अंबानी ने, हाँ, अंबानी अंबानी हो गया, और ये क्या नाम है तुम्हारा, इसका अडानी, उसी के तो इंटरेस्ट को सर्व कर रहा स्टेट, लेकिन यहाँ पे दिखा के नहीं कर रहा, लेकिन वही इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिज्म, बिल्कुल वही हुआ था। मैं सही पकड़ी, बिल्कुल स्टेट का काम कर रहा, तो कैपिटलिस्ट क्लास का इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहा, स्टेट नौकर बन गया है ना। बिल्कुल सही पकड़ी, एग्जाम्पल सही पकड़ी। हाँ चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ही बिलीव दैट स्टेट सर्व टू मेंटेन द पावर, स्टेट उनकी पावर को मेंटेन करके रखा है, कैपिटलिस्ट के डोमिनेशंस को, रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को, emphasizes its role in perpetuating inequality and supporting capitalist interests through the policies, institutions, बोला पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, इन सबों के जरिए स्टेट क्या कर रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को ना बस मेंटेन करके रखा, उनके पावर को मेंटेन करके रखा। जैसे तुम देखी होगी अडानी का, गवर्नमेंट कितना ये करती है उसको, मतलब तुम अगर तुम पढ़ोगी ना, तुम अडानी के बारे में या तुम्हारा ये जियो के बारे में, क्या अंबानी के बारे में, तब तुमको समझ अंबानी, में हाँ आएगा कि कितना भयानक लिंक है उन लोग दोनों से, नरेंद्र मोदी और तुम्हारा ये अडानी और तुम्हारा ये। हाँ, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, बिजनेसमैन हम लोग लोग ने, को ही बढ़ा है। हाँ हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग ने क्रिटिसाइज करेंगे उन लोगों को तो कौन करेगा? हम लोगों को राइट मिला हुआ है। हम ऐसे में कोई ऑब्वियसली बहसबाजी, हम सब बोल कुछ देते हैं। बेच बेच दिया है उन लोग के हाथ में। हाँ हाँ हाँ, रेलवे भी बेच रहा था, सोच लो। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग को राइट मिला हुआ है। मुझसे मेरा एक फ्रेंड मुझसे बहसबाजी कर रहा था, तो हम बोले देख, हम लोग को तो मत बोल, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है ना, तो हम लोग ये सबको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं कि कौन कैपिटलिस्ट के व्यू को प्रमोट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो वो बिल्कुल ही नरेंद्र मोदी स्टेट है, और वो है ना ये
अडानी और अंबानी के ही व्यू को प्रमोट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो ये हम लोगों को समझ में आ एग्जैक्टली रहा है। वही हो हाँ, ही रहा है। वो हम लोग और हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, तो हम लोग से नजरअंदाज नहीं हो सकता ये सब बात, हम लोग पकड़ रहे हैं। भले बात के लोग नहीं, देखो जिसको ये डिफिनेशन नहीं पता रहेगा वो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जिसको डिफिनेशन पता पकड़ लेगा कि हाँ ये तो ठीक नौकर बना हुआ है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग जान रहे ना कि इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म क्या होता है, तो हम लोग पकड़ लिए कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म है। बाकी जो नहीं हो तो वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक बोल रही हूँ कि नहीं? अब जैसे तुम देखी होगी कि तुम्हारा एक, ऐसे हर जगह तुम देखो करप्शन हर जगह बहुत भयानक फैला हुआ है। अभी न्यूज में बहुत भयानक आया हुआ एक न्यूज, एक लड़की का था, अपूर्वा क्या नाम था, अपूर्वा की पूर्वा करके नाम है उसका, वो ओबीसी में निकाली है यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। ओबीसी किसको अभी जो मिलता है? रिसेंट में एक लड़की निकाली है। हाँ हाँ, सुनो तो उसका कहानी भी तो सुनो। तो ओबीसी बहुत मॉडल है वो, उसका इंस्टाग्राम जाके मतलब सबको देख रहा था, बता रहा। तो उसका ओबीसी क्या है, ओबीसी मतलब, ओबीसी देखना तुम, तो मेरे पास ओबीसी है मुझे पता है। ओबीसी पे तुम्हारा लिखा रहेगा नन क्रीमी लेयर। नन क्रीमी लेयर का मतलब क्या, कि मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं है। मैं नन मैं नन क्रीमी लेयर से बिलोंग करती हूँ, मैं कोई आईएएस फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। और जो लड़की अपूर्वा है ना, वो ओबीसी में तुम्हारा आईएएस ऑफिसर बन गई, ठीक है। उसके पापा आरएएस है, मतलब कोई वही यूपीएससी लेवल के ही ऑफिसर है। तो फिर उसको कैसे मिला, उसको कैसे मिला, ठीक है। एक बात वो हो गया। अ, उसके पापा मतलब कोई ये है, ऑफिसर ही है, मतलब वही आईएएस ऑफिसर की कैटेगरी में है, आरएसए के है कि कुछ ऐसी है, ठीक है। उस लड़की के पापा, तो सबसे पहली बात तो ओबीसी तो उसके पे अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ओबीसी में साफ साफ लिखा हुआ है नन क्रीमी लेयर। नन क्रीमी लेयर का मतलब कि हम लोग कोई आईएएस ऑफिसर से बिलोंग नहीं करते, अगर हम लोग आईएएस ऑफिसर फैमिली से बिलोंग करेंगे तो हम लोग को ओबीसी नहीं बनेगा, है ना। इसके लिए कमेटी भी आई थी, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे अब आवाज उठाया गया कि वो लड़की, पहली बात कि उसके पापा जो है वो आरएसए है, मतलब कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो भी यूपीएससी के ऑफिसर है उसके पापा, तो उसका भी तो ओबीसी अप्लाई नहीं होगा, एक बात। दूसरा कि जब पता किया गया वो लड़की का नाना का घर, तो वो उसके नाना जो है वो एमएलए है राजस्थान के। तो देखो करप्शन तो हर जगह फैला हुआ है, क्या करे आदमी। अब हाँ, वो और लड़की, यही लोग जितने लोग जो लोग आईएएस और आईपीएस, इन हाँ, लोग का बच्चा यही लोग तो बनता है। वही लोग तो बन रहा। वही तो, कौन सा बहुत कम नीचे लो लेवल वाला या फिर कोई हाँ डिप्राइव्ड हाँ, सेक्शन से कोई तो बनता नहीं, यही लोग बनता कोई है। कोई 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 नहीं बना, कोई नहीं। हम लोग तो बाप रे बाप, हम लोग पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो रहा हम लोग का, हाँ, है। अपना फेस खराब, अपना हाँ फेस सही खराब बात कर है, लिए, अपना हेल्थ सही खराब कर बात लिए, है। सब चीज खराब कर लिए। सब चीज, मेरा आंख का नीचे डार्क सर्किल हो गया है काला काला फेस पे हाँ, धब्बा मेरा हो गया, खुद डार्क सर्कल्स हो गया सही बात पूरा, है, डार्क बहुत ज्यादा। एकदम सर्कल, सही फेस बोल पे रहे हैं। काला काला फेस धब्बा। खराब हो गया, बाल हाँ, खराब हो गया, सब चीज। मेरा वेट इतना तेजी से सब बढ़ रहा ना, क्योंकि मैं बैठ के खाली पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा वेट बढ़ रहा। मेरा गाल में काला काला धब्बा हो गया, आंख का नीचे डार्क सर्किल हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। सही बात है, सरकारी नौकरी हम्म, के चक्कर में एज भी जा रहा है, हम लोग हम्म। बूढ़ी हो रहे हैं। अल्लाह ऐसा मत बोलो, बूढ़ी नहीं हो रही। इंसान का हाथ में, इंसान अपने आप को मेंटेन करके रख एज तो सकता जा है। रहा ना, बहुत बुरा नहीं, लगता है। वो अलग बात है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना चाहिए। सुनो, मेरी एक फ्रेंड है ना, उसका शादी बहुत पहले हुआ, तो उसको उसको मैं जब देखी तो वो इतना एजेड, इतना बुरी लग रही है, हमने कहा कि अपने आप को, हालांकि शादी नौकरी वाला लड़का से हुआ, तो घर संसार में हो गया ऐसा। और मैं उसके सामने अभी भी कम उम्र लग रही, क्यों? बिकॉज हम मेंटेन करके, कभी ये अपने मायने में लाना भी मत कि मेरा एज जा रहा है, नहीं, हम अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे ना। ऐसा दिमाग में कभी लाना भी नहीं चाहिए, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को तो कभी नहीं लाना चाहिए कि एज जा रहा। पता है उस एज चीज में किसके लिए नहीं, ज्यादा है? एज जा रहा है इन द सेंस कि अभी तक नौकरी नहीं हुआ है हम लोग को। हाँ, उस, फिर भी नहीं लाना है यार, फिर भी नेगेटिव चीज नहीं लाना है। मैं कभी नहीं लाती ये बात, कभी नहीं। मैं तो अपने आप को देखो, अपने आप को जितना हो सके यंग बना के रखो, हर चीज है ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा झुक जाओ मतलब, लेकिन अब हर कोशिश करो कि अपने आप को यंग बना के रखे। और एज और से नहीं भागता है, एज इंसान का सोच फिक्र से भागता है, मतलब एक होता है ना, एज देखो कब भागेगा। मैं तो उस लड़की को ठीक देखी बोल तो मैं रहे समझी, एक मेरे हैं। हाँ, बात सुनो, मैं कब देखी देखो, मैं अपनी फ्रेंड को देखी और मैं अपने आप को देखी, तो वो लग रही कि वो एकदम 4-5 बच्चा का मम्मी बन गई है, और मैं लड़की लग रही हूँ। तो मैं देखी कि देखो एज इसके वजह से भागता है, मैं अपने आप को मेंटेन रखूंगी तो मेरा एज क्यों भागेगा, किसी को पता, मतलब ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि मेरा एज भाग रहा। तुमको ये रखना है कि बस मुझे जॉब करना है, जॉब करके ही जो करना करना है। सब माइंड में कभी लाना भी मत नेगेटिव बात, सचमुच। देखो अगर सक्सेस चाहिए, ये चाहिए, तो ये सब माइंड दम नहीं लाना माइंड में कि मेरा एज भाग रहा।
मैं कभी नहीं होती हूँ। हालाँकि मैं देखती हूँ कि हाँ, मेरे फ्रेंड की तरह का शादी हो गया, अब लेकिन हो भी गया, पता है वो लोग बोलती है क्या तेरी लाइफ खूबसूरत है। उन लोगों का ढेर सारा बच्चा हो गया, फिर सच में हस्बैंड है। अभी सच तक तो बोल रही एक हूँ मैं। टेंशन। हाँ सही बात हुँ। है। अभी तो एक टेंशन लगा रहता है कि अब ये कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद शादी शादी शादी, ऐसे भी नहीं, तो नहीं बात हमको चल रही है। हम मैं तो खुद मना कर चुकी हूँ, अभी नहीं करूँगी शादी कभी। वैसे ही मना कर करके हमको फिर कोई नहीं कभी बोलता है। जानती तुम, मेरी एक फ्रेंड अंकिता, तो वो हमेशा मुझे कॉलेज बोलती थी हमेशा कि मेरा शादी नहीं हो रहा, मेरा शादी नहीं हो रहा। वो बोलती थी कि नहीं हो रहा, वो बहुत हमेशा बोलती थी। तो अब उसे शादी हो गया, तो शादी हुए 1 ईयर हुआ, सिर्फ 1 ईयर, इतना बक आ गई ना, बोली का हमको तेरा लाइफ अच्छा लग रहा, मेरे को अपना लाइफ खराब लग रहा। मैं सुनना शुरू से मरती थी कि हम शादी करेंगे यार, हमारा शुरू से था कि हम जॉब करेंगे। तो अब क्या बोली, नहीं तेरा लाइफ खूबसूरत है, मेरा लाइफ बहुत बदसूरत है। हमने कहा है उस दिन रात सेवा करो, हस्बैंड का सेवा करो, ये करो वो करो, और उसका डिलीवरी भी होने वाला है। तो बोली हमको इतना इरिटेटिंग लग रहा है, घर में बोरिंग लग रहा है, तेरा लाइफ का तो पर्पस है यार, तेरा तो शादी हो जाए तो फिर तेरा लाइफ में वो जो रहेगा कि जॉब जा रही करे करे, है ना। हम लोग का देखो अभी भी लाइफ अच्छा है, शादी बाद भी अच्छा रहेगा। बोले कैसे, सही बात है। हम लोग का हमेशा रहेगा अच्छा। बोलो क्यों, क्योंकि अब अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर शादी हो जाएगा तो फिर उसके बाद भी एक स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब हस्बैंड वाइफ में एक लेवल रहेगा, वो काम करे तो मैं भी काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं गिर के रहना पड़ेगा। हम बोली का तेरा लाइफ बहुत अच्छा था, हमरा तीन मरती थी करने, और अब फिर से बोले कि हम भी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा ना, बच्चा है अब उसका तो कहाँ से होगा। नहीं होता है। हाँ। लेकिन हम पहले शुरू से सोच लिए कि हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, जब भी मेरा जॉब लगे तभी शादी करेंगे। और दूसरी बात कि शादी करेंगे तो एकदम बराबरी का लड़का से करेंगे, एकदम अच्छा हैंडसम वैंसम रहेगा। हम अपना रिश्ता काट देते हैं, बहुत आता हम काट देते हैं। सब बोलता है तेरे ही निकल जाएगा, हम ठीक है हम देखेंगे निकल जाएगा तो। हमको तो हम स्मार्ट लड़का से करना, अपना हाइट का लड़का से करना है। सही हम है। लोग डायरेक्ट बोले थे हमको जैसा लड़का पसंद है, वो भी तो हाई जॉब करना चाहिए बाबा, ऐसा नहीं। हाँ हम बोले नहीं, कम से कम ऑफिसर ऑफिसर रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, तब हम करेंगे। वो भी देखने में हमारा खूबसूरत रहेगा ही नहीं। फैमिली सपोर्टिव भी है, इसीलिए इतना दिन तक मुस्लिम फैमिली में है। हाँ ये बात तो है, सपोर्टिंग है। नहीं नहीं, मेरे शुरू में लड़ाई बहुत करना पड़ता था, स्टार्टिंग में बहुत नहीं लड़ाई करना मेरा भी, पड़ता था। मेरा पता है मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम्म, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, यहाँ तक हम्म, कि अभी बोल रहे ठीक है पीएचडी भी करना होगा तो तुम कर लेना, हाँ वो सब के लिए हम्म। रेडी। लेकिन जानते ना आसपास सोसाइटी हम शादी नहीं नहीं मानते करना है हैं, नहीं करना हम है। पहले थोड़ा मानते ये थे, लोग भी नहीं पहले मानते, मानते मेरे थे। पापा का यही कहना है कि हम्म, एटलीस्ट एक जॉब हो जाए, कोई भी जॉब हो जाए हम्म, उसके बाद हम्म, करेगी, ये मानना है। हम्म। लेकिन ना आसपास में लोग अभी तक शादी नहीं लगा, शादी नहीं लगा, यही सब चल रहा है। एक बात बोले सुषमा, जैसे हो जाता है ठीक है ना, हम सच बोल रहे, अब हो गया तो फिर उसके बाद जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। फिर उसके बाद हाँ देखो, तुमको जैसा मन करेगा, तुमको मन करेगा कि हाँ शादी करके ही जिंदगी गुजार, तो तुम्हारा तुम्हारा खुशी। मेरा मन क्या है मैं बता रही हूँ, मैं शादी करूं एकदम अच्छा स्मार्ट लड़का से करूं पहला, हाई फाई जॉब कर, स्मार्ट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाई फाई जॉब रहना चाहिए भाई, ठीक है ना। हाई फाई जो से मतलब कि कोई ऑफिसर रहना चाहिए, इंजीनियर रहना चाहिए, डॉक्टर रहना चाहिए, कि अच्छा लाइफ स्टाइल दे, ठीक है एक बात। दूसरा बात क्या है कि बराबरी का रहे टक्कर, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब वो एक लॉ हो मैं हाई हूँ, इस तरह से मतलब बराबरी का टक्कर हो, है ना। इस तरह से लाइफ मेंटेन होके चलेगा। एक होता है ना कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकूंगी, मैं शुरू से सोच, मुझे अगल बगल का बहुत बोलता था पहले, अब सब ना हम ऐसे बोलते हैं सबको, देखो हम ऐसे बोल देते हैं, सच सच बात है। हम बोले देखो मेरे पीछे तो बहुत लड़का लोग रहता है, लेकिन हम ही मना कर देते हैं, चुप ही हो जाता है सब कोई, बोलता ही नहीं ठीक है बोल रही है। हम बोले इतना मेरा रिश्ता में होता आता भी था तो हम काट भी देते थे अपने से। तो अब मेरे को कोई अगल बगल भी बोलता है तो मेरी अम्मी भी यही बात बोलती है, "ये तो खुद से रिश्ता काटती है, हम लोग क्या करें अब, नहीं करने मांग रही तो"। क्योंकि अब रिश्ता पता है कैसे ढूंढाता है, मैं लो कास्ट में लड़की नौकरी कर रही कि नहीं, कसम से लड़का अच्छा नौकरी है। कर रहा है ऐसे तो ढूंढा रहा है, आपकी लड़की तो नौकरी भाभी कर भी रही कि तो नहीं। नौकरी कर रही है ना। हाँ, तो यही आता है बात बोलने के लिए, तुम्हारे यहाँ पे भी तो यही बात आता है ना कि लड़की नौकरी कर रही कि नहीं कर रही है। तो उस तरह से एक माइंड को बनाने में बहुत टाइम लगता है, हमदा मेरे को बना ली कि नहीं, मेरे को कोई कितना नेगेटिव बात मैं नहीं लेती हूँ, कोई कितना भी बोले कितना भी कि एज आ रही है, हम बोले मेरे एज तब जाएगा जब हम बूढ़ी दिखेंगे, हम अभी नहीं दिखते, अभी हम स्मार्ट दिखते हैं। और देखो उतना बड़ा बड़ा हीरोइनी लोग रहती है, देखने में हम लोग से खूबसूरत लगती है। मोनी राय को तुम देखी हो, सब की है। हम्म, हम लोग मेरी अम्मी का सीरियल का टाइम की है, लेकिन अभी भी यंग लगती है, क्यों, क्योंकि वो मेंटेन करके रखी है। तो हम अपना माइंड में सोच लिए कि हम उसी मेंटेन करके रखेंगे। एज कब दिखता है, जब तुम्हारा चेहरा पे दिखे, है ना। लेकिन जब मेरे चेहरे पे दिखेगा नहीं, हम ऐसा बना के ही नहीं रखेंगे, तो क्यों एज दिखेगा। हम तो अपने फ्रेंड लोग, मेरे फ्रेंड लोग बोलता है कि तेरा बिल्कुल अलग लड़की,
हम बोले हम बिल्कुल अलग अब है। मेरी हम फ्रेंड लोग अभी सबको ताना मारती है कि क्या है हम्म, यार, अभी तक शादी नहीं करी, पढ़े ही जा रही, पढ़े जा रही है। तो हम बोले अरे क्या बाद में फिर वही लोग हम कॉल बोले करके बोलेगी कसम से। हम अल्लाह बोले का कि वही बात तुम मेरी फ्रेंड भी बोली लोग थी। जो है ना पढ़ी तो हो नहीं, हम्म, सब तो ग्रेजुएट कर हम्म, करके छोड़ दिए। हम बोले हम्म। तुम लोग का कमी ही पूरा कर रहे हैं हम, तुम लोग तो पढ़ ही नहीं नहीं पता सकते, है, पूरा वो कर लोग रहे हैं। जलती होगी। हम हाँ अंकिता का हाँ, बात बताए बहुत ना, जेलस है, बहुत अंकिता, जेलस। अरे बात पता है, अंकिता आए दिन में कॉल करके यही बात बोलती थी, जेबा शादी कर लो जेबा, हमें ते करना, ते को क्या प्रॉब्लम है, एक चला जाएगा, एक चला जाएगा, तो अब कर ली तो पता है मेरे को कॉल करके क्या बोल रही, तेरा लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ बहुत बोरिंग है। हमने क्या तेरा लाइफ, मेरे वही हस्बैंड, वही ये यही वो, इतना बोरिंग लगता है, सास का सेवा हाँ, करो। बस 1-2 साल ही मजा आएगा, उसके बाद फिर पता हाँ, चलेगा। उसको तो 1 साल भी नहीं मजा आया ना, उसका 1 ईयर होने में बाकी है, और उसका डिलीवरी भी होने वाला है, मतलब 1 ईयर अब 1-2 महीने में हो जाएगा। बोली जी भाई इतना बोरिंग लग रहा है, इतना, अब मेरे को कॉल करेगी, मैं सुन अभी तो मेरे को कॉल मत क्या कर, अभी मेरे पास टाइम में रहता है, देख हम कितना बिजी रहते हैं, देख कितना तेरा हस्बैंड होने के बावजूद इतने बिजी, बोले हस्बैंड तो काम में रहता है, हम क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बस आ गई ना रास्ता पे, मेरे को बोलती थी कर शादी कर शादी कर। अब मेरी फ्रेंड लोग देखो, टीना ने की है, जोशना ने की है, मैंने की हूँ, और भी बहुत सारी लड़की लोग ने की है, ठीक ना, ऐसे, और बहुत सारे जो लड़की लोग टीचर कर भी लिए। प्रोफेसर वाले लाइन में रहता है उन लोग को ऐसे ही ज्यादा एज में ही होता है मैं तो शादी। हम साफ बोल देते हैं, मेरे को पता है, केरी सर भी मेरे को बोले थे एक बार कि शादी कब करी, तो हमें सर हम अभी नहीं गए, तो सर बोले कि क्यों, हमें सर जब तक भेज देने लगेगा कि हम नहीं चाहता तक हम नहीं करेंगे, जॉब लग जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा बात नहीं, बट अभी लगा नहीं तो कैसे करें, नहीं मिलता ना यार, उसे नहीं अच्छा लगता, लगता पढ़ाई होगा ही नहीं, मेरा एकदम लाइफ का पर्पस है, होगा ठीक नहीं है ना दीदी, आदमी, होगा ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉरी बहुत टाइम हो गया। बहुत बात की है। हाँ बहुत, देखो कहाँ तक था, देख लियो कहाँ से कहाँ बात आ गई, देखो तो यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंटल व्यू है, ठीक है ना। अच्छा स्क्रीन आ रही है ना, दूसरा देखो, फिर क्या हो गया कि ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है ना, या मिली बैंड एक बुक लिखते हैं। अच्छा कौन हो गया ये रिमूव, कौन हुआ रिमूव, अंजलि। ओ ठीक है, देखो ये ना एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, 1969 की बुक है, ठीक है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये किसकी बुक है, मिली बैंड की है। मिली बैंड जो स्टेट को क्या बोल रहे हैं, कि सर्वेंट है, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन स्टेट को सर्वेंट समझता है, स्टेट को कौन सर्वेंट समझता है, तो मिली बैंड समझते हैं या इंस्ट्रूमेंटल व्यू समझते हैं, ठीक ना। जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं या जो मिली बैंड है, वो लोग स्टेट को सर्वेंट समझते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ क्वेश्चन एकदम क्लियर आएगा। एक तो तुम्हारा आएगा कि स्टेट को सर्वेंट कौन समझता है, 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 आंसर बताओ। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। और अगर थिंकर पूछेगा तो मिली बैंड, थिंकर पूछेगा तो मिली ठीक बैंड, ठीक है, मिली बैंड अच्छे। मिली बैंड का बुक का नाम पढ़ो, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969, रट लो बुक, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये पेज क्लियर हो गया, दूसरे पेज में आ रही हूँ, दूसरे पेज आ जाओ। दूसरे पेज में जो तुम्हारा है ना, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म किसने दिया था, निकोस पुलटास, निकोस पुलटास, देख नहीं, लो, यहाँ पे निकोलस होगा शायद। निकोलस पुलटास, हाँ लेकिन हम बुक में निकोस ही देखे थे, अच्छा निकोलस ही कर दो, मैं भी निकोलस निकोलस ही बोलती हूँ, बट मैं बुक में ही क्लियर की हूँ, मैं बुक में देखकर, हो सकता है निकोलस ही होगा। एक मिनट मैं एक बार देख लेती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। निकोलस ही दिया हुआ है। नहीं, निकोलस ही, निकोस दिया हुआ है। वही निकोस तो, दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको निकोलस निकोलस। हम लोग पढ़ते हैं निकोलस, बट हाँ। निको ही दिया, बुक से ही मैं लिखी हूँ, निकोलस पुलटास मैं लोग बोलती हूँ, बट बुक में मैं देखी हूँ कि निको ही नहीं निकोस नहीं, लिखा हुआ सही है, ठीक है ना, निकोलस। है ना, निकोस, ठीक। वही तो देख लो। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो है ना, चलो पुलटास करके करो अगर नहीं हो रहा तो पूरा। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो है वो पुलटास देते हैं, ठीक ना, तो देखो मैं क्या बोल रही थी, एसपी करके याद करना, ठीक है ना, एसपी, एसपी हो गया, तो एस से हो गया स्ट्रक्चरल, पी से हो गया पुलटास, ओके, एस से हो गया स्ट्रक्चरल, पी से हो गया पुलटास, ओके, आ गया, कहाँ गया बाबा, Polotas counter Miliband view by arguing that the state has a relative autonomy from capitalist class,
ठीक है ना। प्लोटास बोले बिलीमैड को, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप गलत बोले, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो सर्वेंट के जैसा काम नहीं करते हैं, बल्कि वो रिलेटिव ऑटोनोमी के जैसा काम करते हैं। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है ना, रिलेटिव ऑटोनोमी के जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, स्टेट रिलेटिव ऑटोनोमी के जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट को रिलेटिव ऑटोनोमी कौन समझते हैं, तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म थिंकर आएगा, तो पोलटास हो गया। अब देखो ये क्या बिलीव कर रहे हैं, मतलब ये क्या मान रहे हैं, he believed that the state structure and function are shaped by the broader capitalist system। बोले सुनो, ये तो स्टेट जो है ना, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर को बनाता है, स्टेट बना रहा, मतलब यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि नहीं, स्टेट कैपिटलिस्ट सिस्टम को बना रहा, जबकि वहां पे क्या बोल रहा था कि स्टेट नौकर के जैसा काम कर रहा है ना, सर्वेंट है, कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट है ना, बिल्कुल वेटर का जैसा हम एग्जांपल दिए। लेकिन यहाँ पे बोला कि नहीं भाई, ये रिलेटिव गेन रखा, पावर दोनों का बराबर है, ठीक है, रिलेटिव ऑटोनोमी है, दोनों का पावर बराबर है, जितना कैपिटलिस्ट सिस्टम का पावर है उतना स्ट्रक्चर का भी, उतना तुम्हारा स्टेट का भी पावर है, ठीक है ना। और यहाँ तक के जो स्टेट है ना, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को बनाता है, ठीक है ना। बट इट इज नॉट मेयरली अ टूल ऑफ रूलिंग क्लास, ये रूलिंग क्लास का कोई टूल नहीं है, जबकि वो क्या बोल रहा है कि नहीं वो टूल के जैसा काम कर रहा है, जैसा वो बोला वो काम कर रहा है ना। तो he argued that will the state has a capitalist bias, ये है ना, आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट या पोलटास आर्ग्यू कर रहे हैं कि जबकि स्टेट जो है ना, वो कैपिटलिस्ट के लिए बायस बन जाता है, मतलब यहाँ पे ये साफ साफ बोले कि नहीं, स्टेट जो है ना, वो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो हैज ए रिलेटिव गेन, ये रिलेटिव गेन, सॉरी, रिलेटिव ऑटोनोमी में काम करते हैं, रिलेटिव ऑटोनोमी, दोनों को बराबर पावर मिला हुआ है, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सोशल फोर्स इंक्लूड द वर्किंग क्लास। बोले कि बहुत सारे सोशल फोर्स दिए जाते हैं स्टेट को, बहुत सारे, इसमें वर्किंग क्लास भी इंक्लूड होते हैं, बोला स्टेट में वर्किंग क्लास भी इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे सोशल फैक्टर फोर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो स्टेट बिल्कुल भी कैपिटलिज्म क्लास के सर्वेंट के जैसा काम नहीं करता है, बल्कि रिलेटिव ऑटोनोमी के जैसा काम करता है, ठीक है। देखो ये जो पोलटास है ना, पोलटास का बुक को पढ़ो, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस 1968 की है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, ये 1968 की बुक है, ये पोलटास की बुक है। और पोलटास क्या है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, स्टेट को रिलेटिव ऑटोनोमी कौन समझते हैं, स्टेट को रिलेटिव ऑटोनोमी कौन समझते हैं, बताओ। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। स्टेट को सर्वेंट कौन समझते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म। हो गया। अब आ जाओ, अब हम लोग इतना पढ़े हैं दो थिंकर के बारे में, एक और थिंकर है, पोलटास का एक फ्रेंड है, मतलब ऐसे याद कर लेना, एक और थिंकर है जो स्टेट को, जो स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म है और स्टेट को रिलेटिव ऑटोनोमी समझता है, लुईस ऑल्थ्यूसर। लुईस ऑल्थ्यूसर जो है ना, वो भी स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म है, वो बोलते हैं जो स्टेट है वो रिलेटिव ऑटोनोमी है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्टेट को रिलेटिव ऑटोनोमी कौन कौन समझते हैं, तो एक तो पोलटास तो समझते ही है, लुईस ऑल्थ्यूसर भी समझते हैं, ठीक है ना। लुईस ऑल्थुसर और पोल्टास दोनों ही रिलेटिव ऑटोनोमी समझते हैं स्टेट को। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। गैप अप्रोच कितनी दिया था डिपेंडेंसी थ्योरी में, कल में पढ़ाई थी। नंबर ऑप्शन ए एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हु गेव द आइडिया ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंप्राइजिंग। 2 नंबर। बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल, इमानुअल धर तुम लोग बता रही हो, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेमी पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, 3 नंबर। इमैनुअल वॉलरस्टीन। प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं जानती। अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन, डबल आवाज में आ रहा, अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन, इसका इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। नहीं वन नहीं, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा हाँ, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर।
मैं बोली थी ना कि तुम्हारा ये बोलते हाँ ही ये हैं आप पढ़ाएं वॉलेस्टिन। तब समझ आया, नहीं तो हम भी इसको यही 1 ही मार्क करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, मैं अभी पढ़ाई कि हाँ वॉलेस्टिन क्या आप बोल रहे पढ़ाएं हैं तब कि समझ जो आए। वर्ल्ड सिस्टम जो है ना, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वर्ल्ड को डिवीजन कर दे रहा है, लेबर में डिवीजन कर दे रहा है ना। अनइक्वल हाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के बाद डिपेंडेंसी थ्योरी लोग बात